बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये है अमला हसन। मुझे लगा ये लाहौर से कहेंगे वेरी स्मोकी मॉर्निंग। Why would I say that? Because it's smoke around हर तरफ। इतना ज़्यादा कल रात से जो सिलसिला चल रहा है उसको लेकर सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है बिल्कुल भी लाहौर के अंदर। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। शुरू में आप कहेंगे सुबह सुबह आते ही बुरी खबरें देना शुरू हो जाते हैं। अब क्या करें, हमारी पॉलिटिक्स में कोई अच्छी खबर है ही नहीं तो हम कहाँ से लेके आए। खैर, आपके लिए हमारे नए दिन की हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप इतनी बुरी खबरें दे के ऐसे इधर उधर की बातें करके आपने नेक दिन की तमन्नाएं दी हैं। आप पहले नेक दिन की तमन्नाएं दें, बाद में बात करें, क्योंकि अभी तो ये सियासत के अंदर जनाब ड्रामा जारी रहना है। और कल दोपहर से जो जमान पाक की सूरत हाल रही वो हम सबके सामने है। उनकी मुमकिन गिरफ्तारी जी थी खान साहब की। इमरान खान एक ही खान है जिसको पकड़ने के पीछे पूरी कौम लगी हुई है, तो उनकी ही हो गई है। वैसे कल मुझे शाहरुख खान का डायलॉग बड़ा याद आ रहा है कि डॉन का पीछा तो 70 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल। डॉन तो नहीं है, खान साहब एक सियासी रहनुमा है। वैसे हो ना, अजरा मजाक हम बात करें। आप ना मजाक ना करें, आप किसी को नहीं कल से कौम इतनी टेंस है तो थोड़ा मजाक तो हमारा बनता है। खैर, इमरान खान साहब के पीछे जनाब पूरे पंजाब की पुलिस है और इस्लामाबाद की भी है। इस्लामाबाद प्लस पंजाब। चलें, हम ये हमला की फरमाइश पे ये कर देते हैं। तो सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं है जिस तरह के सीन्स हमने देखे। और सुबह जिस तरह से हम रिपोर्ट भी कर रहे थे और अभी आप खुद भी देख रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मॉल रोड के ऊपर काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई है। फिर कुछ कारकुनान, फिर कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। आई थिंक दिस वॉज नॉट सपोज टू हैपन। ये नहीं होना चाहिए था। अब 12 ये हो चुका है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक अब भी कारकुनान रेजिस्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। अगर मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताऊं तो अदालत ने एक वारंट जारी किया था इमरान खान साहब के लिए। फिर उस वारंट के हवाले से अदालत ने उनको मौका दिया था कि वो 13 तारीख तक पेश हो जाएं। जब इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके वारंट को बहाल कर दिया। और अब पंजाब पुलिस का ये कहना है कि जी हम अदालती उस हुक्म की तकमील के लिए, कानून की रिट कायम करने के लिए हमने खान साहब को गिरफ्तार करना। गिरफ्तार तो अभी तक नहीं किया। हालात पर काबू पाने के लिए जो कल जमान पाक की अब तक की सूरत हाल है, कल से लेकर रेंजर्स तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की फ़िज़ाई निगरानी भी जारी है। DIG इस्लामाबाद समेत कई अफराद कल तसादुम में ज़ख्मी भी हुए। आज सुबह भी कारकुनान और PTI के जो कारकुनान हैं और पुलिस है इसके दरमियान पथराव हुआ, जिसके नतीजे में आज सुबह भी पुलिस अफसरान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ओवरऑल कैनाल रोड की सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको आज बंद रखा जाएगा। और ये जो सारा मामला है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसको यकीनी बनाने 18 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन खान साहब ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी। और उसके लिए बहुत सारे जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब को बड़ी ग्रेसफुली आके गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब ने नहीं किया। और कारकुनों जो हैं उनकी जानिब से जो रजिस्ट किया जा रहा है उसके लिए भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है। भाई, कारकुनों का स्टेमिना तो है। कम से कम एक टेस्ट तो हुकूमत पे, PDM पे, नून लीग पे हुआ, जो इसको सोशल मीडिया की पार्टी कहते थे, जो इनको मम्मी डैडी या बर्गर वर्कर्स कहते थे। कल आई थिंक दे हैव प्रूवन कि वो डंडे भी खा सकते हैं, वो मारे भी खा सकते हैं, वो आंसू गैस के शेल भी खा सकते हैं। दो कि रवायत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अगर लीडर को ये नज़र आ रहा है कि उसकी खातिर आवाम निकली है, ये यकीनी तौर पर एक अच्छी बात है। एक लीडर के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, लेकिन उस लीडर को भी फिर जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि उसकी खातिर मुल्क का नुकसान ना हो। मैं यहाँ पे जो वर्कर्स हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इसको मैं ज़रूर बाहर लिए कहना चाहूँगा कि कल तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पे तक़वियत ज़रूर मिली होगी। जिस तरीके से कल उनका वर्कर निकला है बाहर और उसने डंडे भी खाए हैं, मारे भी खाए हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है इस पर भी हमने बात करनी है, फिर इस पर तजिया भी लेना है। एक तो हम आपको लाइव अपडेट कर देते हैं। हमारे साथ हारून मौजूद हैं जो कि इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। मॉल रोड के साथ ही जमान पाक है और पूरा इलाका ये रात से मैदान जंग है। और फिर हमें हमारे सीनियर साफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सो फिलहाल चूँकि हारून है तो हम हारून से ले लेते हैं। हारून, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। कल दोपहर से हम देख रहे हैं जो कल जमान पाक की सूरत हाल है, डेफिनेटली आप सब भी इस रिस्क में मौजूद हैं और वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो शेलिंग वाला मामला है, आंसू गैस का मामला है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा हमें।
जो बिल्कुल अरमला गुज़िश्ता 18 घंटे से जो है ये पुलिस और पीटीआई के जो कारकुनान उनके दरमियान एक आंख मचोली का जो है वो खेल जारी है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कल इस्लामाबाद से जो है डीआईजी की सरबराही में एक टीम आई थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उसके दौरान जो है तसादम हो गया कारकुनों और पुलिस के दरमियान, और फिर ये तसादम कल से लेकर अब सुबह अभी तक जारी है। अब से कुछ लम्हे कबल भी जो है ज़मान पार में एक दफ़ा दोबारा कोशिश की गई पुलिस की जानिब से घुसने की, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो कारकुन थे उन्होंने पुलिस को पीछे धकेल दिया। दोबारा पुलिस की जब शेलिंग की गई, कारकुनान के पास शल तो नहीं है लेकिन उन्होंने पत्थरों का जो है बेदरे का इस्तेमाल किया, जिसमें कई पुलिस एहलकार दोबारा जख्मी भी हुए हैं। कारकुनान जो है शेल लगने की वजह से या वो जो टीयर गैस का जो धुआं है उसकी वजह से उनकी हालत भी खराब हुई है। लेकिन अब इतना वक्त हो चुका हुआ है, 18 घंटे से जायद, ये जो ऑपरेशन था इमरान खान गिरफ्तारी ऑपरेशन, ये अभी तक जो है इल्तिवा का शिकार है, क्योंकि कारकुनान की जानिब से इतनी मज़ाहमत की जा रही है कि जिसका शायद लोकल पुलिस जो थी उसको अंदाजा ही नहीं था। और जैसा भी आपने कहा कि जो 70 मुल्कों की पुलिस है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह ही है कि यहाँ कुछ 70 जिला की पुलिस और वफाक की पुलिस भी मौजूद है, वो भी अभी तक खान साहब को गिरफ्तार करने में एक सवाल जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि पुलिस की तो जब पहली नफरी थोड़ा थक जाती है तो उसको वो पीछे चली जाती है, फिर नई नफरी आती है, ताज़ा दम दस्ते जिसे कहते हैं। क्या कारकुन भी यही कर रहे हैं? कारकुन ने भी फॉर्मेशंस बनाई हुई हैं कि पहले मैंने रेजिस्ट करना है, आई मीन कुछ लोगों ने, फिर जब वो थक जाते हैं फिर नए आते हैं, या फिर वही कारकुन कल से हैं? कारकुनों के हवाले से हमें बताइए। अच्छा, इसमें हमेशा से हमने देखा कि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती थी तो नए ताज़ादम दस्ते जो भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ पर ताज़ादम दोनों साइड पर ही कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस ने भी कुछ 4-5 जगह से महाज खोल लिया। म्यो गार्डन वाली साइड से भी पुलिस ने अटैक किया, माल रोड पे भी अटैक हुआ, ज़मान पार्क मेल कैनाल रोड के ऊपर अटैक हुआ। तो जो कारकुन थे वो भी इसी तरह स्कैटर्ड होकर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है और वो पुलिस को इंगेज करते रहे। तो ना यहाँ से कोई तब्दीली हो सकी ना वहाँ से हो सकी। अब जिस तरफ भी पुलिस जाती है तो वहाँ से उन्हें मुज़ाहमत मिलती है। इसी तरह अगर कारकुनान आगे आना चाहते हैं तो उन्हें आगे पुलिस की मुज़ाहमत मिलती है। तो पुलिस बेचारी के भी इतना वक्त नहीं मिल रहा कि वो अपने जो एहलकार है उनको तब्दील कर सके, क्योंकि कोई भी एहलकार जो है इस वक्त पुलिस की इनकी अपनी शेलिंग से ज्यादातर जो है उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हवा का रुख इस तरह से है कि जब वो शेल बरसाते हैं तो वो वापस आ जाता है सारा। तो हारून, कौन सा सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो इन कारकुनों के दरमियान मौजूद है और उनको लीड कर रहा है? अच्छा, बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ की लोकल लीडरशिप थी वो भी यहाँ पर ज़मान पार्क में मौजूद है। इसके अलावा जो आला क़यादत है वो भी अंदर मौजूद है। इमरान खान ने सुबह बाहर आकर जो है अपने घर का भी जायजा लिया, वहाँ लीडरशिप भी उनके साथ मौजूद है और उन्होंने जो उनको दीगर हदायत भी जारी की हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीर जारी भी हुई कि इमरान खान ने तमाम जगह का जायजा लिया है, वो बाहर वाली साइड पर भी है, अंदर जो इनका कॉर्डन किया हुआ है जिस इलाके को, जिस जगह को देखने के बाद जो है उन्होंने कारकुनों के जज्बे को भी सराहा कि कल 18 घंटे से जिसे बर्गर पार्टी कहा जाता था, और इस तरह महबूबा वफाकी वजीर राना सलाउल्लाह ने भी एक बयान दिया था कि अगर जब हम चाहें गिरफ्तार कर लें, ये बर्गर जो है वो इमरान खान को नहीं बचा सकते, लेकिन ये बर्गर जो है इसमें शायद कंकर मुंह में आ गए और अभी तक इनको जो है वो बिठा कर रखा हुआ है और 18 घंटे से दोनों तरफ से जो एंगेज है। अब सूरत सिर्फ इतनी सी है कि अगर खान साहब खुद अपनी गिरफ्तारी दे दें तो एक अलग सिचुएशन, लेकिन बज़ाहिर कारकुनान का जज्बा देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। कितने कारकुनान होंगे आप चूंकि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं जिनकी जानिब से मुज़ाहमत की जा रही है, और आपके मुताबिक मुख्तलिफ पुलिस ने जब इनको अरेस्ट करने के लिए धावा बोला है, बट स्टिल वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितने को कारकुनान होंगे? कोई रफ सा एस्टिमेट आप हमें दे सकें? जी बिल्कुल, तकरीबन 100-150 जो कारकुन है वो यहाँ मौजूद है। इसी तरह 100-150 के लिए पुलिस भी है। कारकुनों की सिचुएशन जिसे आपने पहले भी सवाल किया था, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टोलियों की शक्ल में मौजूद है और पीछे जाके बैठ जाते हैं। जब एक फ्रंट वाला जो शेलिंग की जाती है, अगर वो जब थोड़े से उनकी हालत खराब होती है तो पीछे से एक नया जो दस्ता है वो फौरन पहुंच जाता है कारकुनों का भी। पुलिस भी इसी तरह की सिचुएशन पे है। शायद पुलिस की कहीं कमी रह गई है, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं बना सके, वरना हमने आज तक देखा है कि जब भी पुलिस ने कुछ किसी को गिरफ्तार करना हो या ऑपरेशन करना हो, एक भरपूर स्ट्रेटेजी बना के उसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है। यहाँ इवन रेंजर्स को भी जो है डिप्यूट किया गया था, रेंजर्स को भी साथ लेकर ये आगे गए और आज सुबह जो रेंजर्स ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इंतहाई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो भी पीछे की जानिब धकेल दिए गए। अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि ज़मान पार्क का जो मेन गेट नंबर 1 है, यहाँ तक तो रसाई जो है पुलिस की बिल्कुल भी नहीं, कारकुनान ने भरपूर घेरे में लिया हुआ है और यही मेन गेट है जहाँ से इमरान खान को अगर गिरफ्तार करते तो बाहर लेकर निकलेंगे, लेकिन यहाँ से तो इसका बाहर नजर आता है कि गुजरना नामुमकिन है। थैंक यू वेरी मच हारून, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम आपसे ऑन एंड ऑफ अपडेट लेते रहेंगे एंड बी सेफ। जो भी हमारे रिपोर्टर हजरात इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये जो कल से हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, और वैसे तो हमारे आमतर सहाफ़ी जो फील्ड में मौजूद हैं वो तो लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं, 18 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, खान साहब की गिरफ्तारी को अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखें जी, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक तरफ कानून की अमलदारी की गुफ्तगू होती है और दूसरी तरफ उससे राय फरार है।
बात तो सारी इतनी सी है कि किस चीज़ से आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, और अभी कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आपके ना जाने पे आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आपके वारंट मुअत्तल किए, आपसे कहा कि आप तशरीफ ले जाएं वहाँ अदालत में, आप नहीं गए। अब फिर कुछ देर बाद आप और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में हो सकता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो इस केस की समाअत करें जो कल उनके पास गए थे लोग, और वो फिर उनको रियायत इस सेंस में देनी पड़ेगी कि बायोमेट्रिक के बगैर उसकी वो समाअत भी शुरू करेंगे। वो इख्तियार अदालत का है। देखें, एक अदालत वारंट निकालती है नाकाबिले जमानत, और दूसरी बड़ी अदालत उसको अगर सस्पेंड कर दे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये नाकाबिले जमानत निकले वारंट और इन्होंने कुछ नहीं किया इमरान खान साहब की तरफ से, तो अपना ऑर्डर लेके जाना है। अब कल को अदालत अगर उनको खड़ा करके पुलिस को ये पूछे कि हमने आपको वारंट दिए थे, आप कहाँ गए, आप गए कि नहीं गए, वो चले गए अपने फरीदा पूरा करने के लिए। अब वो जो मसला आ रहा है ना, असल वो ये है कि सबको तो नसीहत करनी है लेकिन अपने ऊपर वो लागू नहीं करनी। जब सबको कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अमीर और गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए, और बड़े और छोटे के लिए कानून में एक जैसा रास्ता होना चाहिए, तो वहां लैक कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, अब इल्जाम तराशी पाक फौज पे हो रही है वहां पे मुसलसल, बड़े नाजेबा किस्म के, और जो अगर आप चैलेंज आमिर साहब इस तरफ तो आते हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब के दावे किधर गए? जब चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे, तुम छुपे बैठे हो, ये बर्गर पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। कल तो मुंह की खानी पड़ी, और अभी हारून बता रहे हैं कि कुछ 150 कारकुन है जी, और उन्होंने पूरी पंजाब पुलिस में इसको कहूँगा सारे ज़िलों से आई हुई है, सारे आसपास के सारी पुलिस यहाँ पे इस वक्त उन्होंने वक्ता डाला हुआ है। तो ये क्या मिसकैलकुलेशन थी, इनकॉम्पिटेंस है? क्योंकि बहरहाल आईजी साहब तो कह रहे हैं कि जी अदालत का हुक्म है, हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, कोई मुकदमा नया नहीं है हुकूमत की तरफ से, और बात भी सही है, अदालत ने इसी वारंट पे खान साहब को रिलीफ भी दिया था पहले। तो इसको क्या कहेंगे जी, राना सनाउल्लाह साहब के दावों पे आप क्या कहेंगे? आपको खासा गुस्सा नजर आ रहा है मुझे राना सनाउल्लाह के दावे पे अमल ना होने का। असल में मसला पता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान एक दूसरे पे इसी तरह करते हैं। क्या राना सनाउल्लाह पे हेरोइन नहीं डाली इन्होंने, और वो मौत की सजा नहीं बन रही थी उनके ऊपर? क्या एहसन इकबाल को मोटरवे से इन्होंने नहीं उठाया था, और वारंट जो दिखाए वो व्हाट्सएप पे आए थे? ये सारे काम सब एक दूसरे के बारे में करते हैं। वो नैब की इंतकामी कार्रवाइयां थी, जो वो शहबाज शरीफ कहते हैं ना कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है। यहाँ पे इमरान खान खुद अदालत नहीं गए, वहां से वारंट हुआ है। जो चेयरमैन नैब के वारंट होते थे, जो अब कानून में उस तरह का रास्ता नहीं रहा, वरना तो ये आधी पीटीआई सारी उसके चक्कर में डाल देते वो अंदर। 90 दिन का वारंट उसमें चलता है, और अदालत को जमानत लेने का भी इख्तियार नहीं होता। वो तो इन दोनों पार्टियों ने खुद से सबक सीखा कि जब हमने दोनों दफा नैब का कानून नहीं बदला तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो फैसला हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में हर लेकिन मैं तो आमिर साहब अमल दरामद के हवाले से सवाल कर रहा हूं, शायद सवाल फ्रेम नहीं सही कर पाया। मेरा सवाल ये है कि अदालत के हुक्म पे जो अमल दरामद है वो नहीं करवा पा रही पंजाब पुलिस अभी तक। जब आप मुझसे सवाल करते हैं, मुझे एक बैकग्राउंड में जवाब देने की इजाजत जरूर दें। जी जी, क्योंकि ये आपके सवाल को मैं मनोअन उसी तरह पढ़ा पढ़ के जवाब दे दूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको राना सनाउल्लाह का ये बयान नजर आ रहा है, तो मैं माजी के साथ मुंसलिक करके आपको बता रहा हूं कि ये चीज होती रही है, हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। सियासतदान सब एक दूसरे के बारे में इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। क्या इमरान खान साहब का कोई एक बयान आया कि नहीं मैं खुद आ रहा हूं फ्रंट से लीड करने के लिए और मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मेरे वर्कर को कुछ ना कहें? वो तो ढाल के तौर पे बंदों को, लड़कियों को, बच्चों को यूज कर रहे हैं। एक कारकुन जिले शाह शहीद हो चुका हुआ है। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता कि जिस तरह वो आईजी पंजाब ने कहा है कि हमने गोलियां नहीं चलाई, और इमरान खान साहब ने अभी ट्वीट किया चंद मिनट पहले, गोलियों के खोल दिखाए हैं कि जी बराह रास्त गोलियों पे आ गई है पुलिस। दोनों तरफ से रिस्पांस हो रहा है, और उनको इलाके के मकीनों का भी ख्याल रखना है, खुद जमान पार्क के अंदर इमरान खान के घर के अंदर रहने वालों का भी ख्याल रखना है। ये मजबूरी होती है लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज की। आपके और मेरे जोश और जज्बात की बात नहीं होती कि जी वो पकड़ क्यों नहीं सके। पकड़ना हो तो फिर कत्लो गारत हो सकती है, खुदा न खास्ता। क्या मॉडल टाउन का सानिया किसी को भूला है? ये जो आज सारे दावा कर रहे हैं, क्या 4 साल इनकी जो हुकूमत रही, इन्होंने पंजाब में कोई एक्शन लिया? अगर वो गलत कानून था, अगर वहां पे पुलिस फोर्स ने काम किया था, इन्होंने सबको पोस्टिंग नहीं दी? बुजदार साहब ने, इमरान खान साहब ने विफाक में भी दी, सूबों में भी दी। तो ये काम होता है। और पंजाब पुलिस को हो या इस्लामाबाद पुलिस जो वारंट लेके आई, डीआईजी जख्मी हो गए, 2-4 और हैं, ये नहीं गया कि इस्लामाबाद पुलिस वहां चली गई है, और ना ही ये हुआ कि सारा पंजाब, 70 जिले पंजाब में नहीं है और 70 जिलों की पुलिस हम बयान कर रहे हैं। मतलब देखे ना हमारी गुफ्तगू जज्बात में कहाँ चली जाती है। पंजाब के जिले गिन ले कितने हैं, मैं तो बोला नहीं इस बात पे कि मुहावरतन कहा था जी आमिर साहब, मुहावरतन कहा था। आपकी सेंसिटिविटी भी अपनी जगह है आमिर भाई, लेकिन बात यह है कि पंजाब पुलिस, सवाल तो करने की इजाजत दें ना सर।
इदारों को हम ये देखेंगे कि उनके बारे में क्या हो रहा है, वो जवाब क्या दे रहे हैं। हमें एक तज्जिया करना है इसके बीच में कि ना तो आप बिल्कुल आप जरूर तज्जिया कीजिए जी, आपका हक है और जरूर कीजिए। सवाल मेरा आमिर भाई यहाँ पे ये है कि इनकॉम्पिटेंस पे बात है ना, कह रहे हैं कि कत्लो गारत हो सकती है, जख्मी तो कल भी लोग हुए हैं, डीजी ऑपरेशन समेत इस वक्त भी पंजाब पुलिस के लोग जख्मी और रिपोर्ट से आ रही हैं। जब भी इतना बड़ा अमल होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 2 दिन से पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस बामी मुशावरत में है लाहौर में और सर जोड़ के बैठी और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। वो स्ट्रैटेजी हमें कहीं से अमल होती, उस पर अमल होता हमें नज़र नहीं आता। और आप जो कह रहे हैं कि आसपास की आबादी मुतासर हो सकती है, इस वक्त तकरीबन 5 मुख्तलिफ अतराफ से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे मेरा सवाल ये था कि क्या स्ट्रैटेजी सही बनी नहीं, स्ट्रैटेजी पे सही अमल दरामद नहीं हुआ, या फिर कोई सरप्राइज़ मिल गया आमिर इजलास राना साहब पुलिस को जब उन्होंने अटैक किया? ये मेरा सवाल था सर। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई सरप्राइज नहीं, सबको पता था। क्या ये वर्कर सारे उस जमान पार्क के हैं? नहीं, वो सारे पाकिस्तान से, केपी से, कहीं कहीं से लोग आए हुए हैं। क्या वो पीटीआई का वर्कर पाकिस्तानी नहीं है हमारा? क्या पंजाब पुलिस हमारी नहीं है? ये बात इशू ये होता है कि जब हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, ना मुझे पंजाब पुलिस की ये फेवर करनी है और ना मुझे पीटीआई के वर्कर्स की ये फेवर करनी है। हमें बात ये करनी है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उस पर इम्प्लीमेंट लीडरशिप को करना है पीटीआई की, और फ्रंट से उनको सामने आना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का आपने और मैंने सबने ट्वीट देखे हैं कि जी मैंने रात एक हल्फिया बयान भी दे दिया। कोर्ट के अंदर जब आप कहते हैं कि मेरे वारंट मुअत्तल कर दे, मैं पेश हो जाऊंगा, इससे बड़ा हलफ क्या हो सकता है और किसी से बड़ी गुफ्तगू क्या हो सकती है? लेकिन चूंकि ये अमल कई दफा आप कर चुके, आप पेश नहीं हो रहे। आप एक दिन अदालत आए, 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, आप इस कोर्ट गए, उसके बाद आपके वारंट मुअत्तल कर दिए गए कि जी ठीक है आप फिर पेश हो जाएंगे, आपको फिर मौका मिला, आप नहीं जा रहे। ये वो सवालात हैं। और पंजाब पुलिस कैसे मुमकिन? अच्छा आमिर साहब, अभी फारूक हबीब साहब की भी सुबह एक वीडियो बयान आया, उन्होंने बोला कि हम अदालत से रुजू कर रहे हैं। फारूक हबीब साहब का एक वीडियो बयान आया, सुबह हम एक्सप्रेस पे ही देख रहे थे। उन्होंने कहा जी हम अदालत से रुजू कर रहे हैं, कारकुनान अभी डटे हुए हैं, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। और ये जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं ये भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो ज़मान पाक के हैं, चूँकि हमारे नुमाइंदगान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर साहब, ये अब मामला किसी तरफ तो जाएगा, खान साहब की गिरफ्तारी होनी है, राना सनाउल्लाह हो, अदालत के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तारी तो होनी ही है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा हम कयास देख सकते हैं खुदा ना खास्ता? क्योंकि खान साहब तो अभी वॉलंटरली आकर अपनी मर्जी के मुताबिक बाहर आकर गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। वो वीडियो बयान घर के अंदर से जारी कर रहे हैं कि जी पुलिस आ गई है, दरवाजे पे मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए ये बात है लीडरशिप की तरफ से लोगों के जज्बात से खेलने की, कि लीडरशिप का काम ये है कि वो अपने लोगों को सेव करे। वो उन्होंने ढाल बना लिया है। और जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात कही थी, अभी मैंने साकिब बशीर से चेक भी किया, उनका मैसेज भी आ गया इस दौरान। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत भी नासाज है, लेकिन सिर्फ एक इमरान खान का केस उन्होंने रखा है, बाकी आज उनकी काज लिस्ट में कोई केस रखा नहीं गया। तो वो कुछ देर में मैंने इसलिए कहा था शायद आपकी और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में वो केस की समाअत शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो फैसला या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी या इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट से अपनी राहदारी जमानत ले लें। अव्वल आखिर उन्हें वहां पेश होना था, पेश होना है, पेश होना चाहिए, उन्हें मिसाल बनना चाहिए था, मिसाल बनना चाहिए। क्योंकि जब आप सबको यही कहते हैं तो फिर वर्कर्स तो आएंगे। जो बात आपने कही सियासी जमातों का इर्तिका बनना, क्योंकि बड़ी पार्टी बनने के बाद से ये एक बड़ा इम्तिहान है उनका। दिसंबर जब वो 2016 में इन्होंने धरना दिया था, चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, तो केपी से कोई बंदा वहां से अटक से पार नहीं आ सका था। जब इन्फोर्सेस सारा काम हुआ, फोर्स लगी, उन्होंने केपी से आने का कोई रास्ता नहीं दिया और नहीं आ सके। इमरान खान बनी काला से घर से बाहर नहीं निकले थे। इमरान खान आज भी ज़मान पार्क में मौजूद है, लोगों को बतौर ढाल इनकी पार्टी, इनकी लीडरशिप इस्तेमाल कर रही है, वहां मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डर शहबाज शरीफ ने निकाले हैं, क्या ये या अदालत ने? जब अदालत ने निकाले हैं तो या अदालत में चले जाएं। ये जो सब नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज पे कहते हैं, क्या वो अदालतों में 200 दफा नहीं गए? उन्होंने तो एक दफा भी तबीयत का खराबी का बहाना करके किसी कोर्ट से इल्तवा नहीं लिया। ये बात ये जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने कल बड़ी कवरेज दी एकदम से, लाइक वी सीन अल जजीरा, स्काई न्यूज़, BBC, सब ने एकदम से खान साहब के साथ लाइव इंटरेक्शंस किए। और मैं कुछ चैनल्स इंटरनेशनल देख भी रहा था जहाँ से लाइव कुछ रिपोर्टर्स भी कर रहे थे। हमें दुनिया में बहुत बड़ा वाक़या लग रहा था ये। कल ऐसा था। फिर उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अलवी की ट्वीट आ जाना, फिर ज़ुल्मे खलीलज़ाद
जो कि एक ऐसे सफारतकार हैं जो कि सहूलतकार भी कहा जा सकता है उनको अमेरिका के नुक्ता निगाह से, उनकी ट्वीट आ जाना, उससे पहले कांग्रेस के चेयरमैन की ट्वीट आ जाना, तो क्या कल खान साहब ने आमिर इलियास राना साहब पॉलिटिकली अपने सारे कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए? आपको लगता है कि नहीं, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी मामला और आगे जा सकता है? और यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कल नारे जो लगाए गए उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके खिलाफ भी नारे लगे। यही बात मैंने आपसे कही थी उस वक्त, आपने कहा हम इस पे आएंगे। देखें, इंटरनेशनल मीडिया हो या लोग हों, उनका काम है, इंसानी हकूक की तंजीमें हों, उनका काम है। उस पर एहसन इकबाल मुसलसल जवाबात भी दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अच्छा, लोग अब उसके ऊपर अगर मजे की बात करें तो साफियों का भी आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। जरमे खलीलजाद पे कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखा, अमेरिका को भी पता चल गया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो जवाबन लोग पता क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर, अच्छे सीनियर कि अच्छा फिर अमेरिकी मुदाखलत अब इस दफा आपको कबूल है कि अमेरिकी लोग आपके लिए बात करें। तो दो तरफा होता है कि एक तरफ आपको उस वक्त ये चाहिए था कि नहीं, हमारी हुकूमत अमेरिका ने निकाली, आज आप अपने ट्वीट अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी वो मेरे लिए बोल रहे हैं, तो क्या आज वो आपके लिए साजिश करने के लिए आ गए हैं? ये हमारे सियासतदान हमेशा से होता है, एक बड़ा वाकया हुआ है, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी है, इसीलिए ये सवाल उनके ऊपर भी आता है कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अपनी जात के लिए क्यों नहीं बात करते? क्योंकि लीडर को अपनी जात से बालातर होके बिल्कुल जो सिक्योरिटी का थ्रेट है, जो चीजें हैं, आप गए हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप बाकी वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गए हैं, पेश हुए हैं, आप एक कचहरी में नहीं जा रहे, उसके लिए आपको लोगों ने गलत गाइड किया है। एक अंदर का खौफ है कि जी जिस गए आप पे फर्द जुर्म लग जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, शहबाज गिल की 3 महीने से लगी है, उनके वकील उनका सहारा ले रहे हैं, इमरान खान के पास भी लायर है, लेकिन इनको किसी ने ये समझा दिया है आप जिस दिन गए बस फर्द जुर्म लगनी और अगले हफ्ते आपको सजा हो जाए। भाई आप तो वो लकी आदमी है, आपका केस तो लगा है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, मतलब पेश हो जाते तो ये सारा शायद मामला होता है ना। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। तजिया, हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद हारून चूँकि ज़मान पाक में मौजूद हैं, प्लीज़ हारून से मजीद अपडेट ले लेते हैं। हारून, हम अभी कुछ मनाजिर भी देख रहे थे ज़मान पाक के, क्या कुछ अपडेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? अच्छा, बिल्कुल इस तरह है कि अपडेटेड सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक जो टीम है वो दोबारा ज़मान पार्क की तरफ गई है और उनके साथ कुछ एलीट फोर्स के जवान भी हैं। और ज़मान पार्क के बाहर जो गेट नंबर 1 है, इस वक्त अभी भी वहाँ पर जो घुमसान का रन जिसे हम कहते हैं वो पड़ा हुआ, जो पुलिस उसकी जानिब से जो है बेदरेग शेलिंग की जा रही है और वहाँ से पथराव भी हो रहा है। इसी के बीच में जो रेंजर्स के भी कुछ एहलकार गए थे और वो वापस अब यहाँ से हमने अभी आते हुए देखे। इसके साथ अब से एक जो टीम है, 8 से 9 अफराद जो इस्लामाबाद पुलिस के हैं, वो अभी यहाँ से ज़मान पार्क की तरफ रवाना हुए हैं। अब देखना ये कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या किस लिए वो वहां पर गए, क्योंकि इससे कबल जो टीम गई थी उनको जो है नाकामी का सामना ही करना पड़ा है। जहां तक मुझे जो मेरे जराए थे और जो मुझे इल्म हुआ है, शायद इन्होंने जाके वारंट वसूल करवाने या इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि गिरफ्तारी करना तो इनका मकसद अब है ही भी नहीं, क्योंकि ना ये गिरफ्तार फिलहाल कर भी सकते, क्योंकि जो सिचुएशन वहां बनी हुई है, शायद ये जाकर वहां पे बताएंगे कि हम को इनको वसूल करवाने के लिए वारंट या कोई कागजात वसूल करवाने आए, वो हमें जाने दिया जाए, या सिर्फ अपनी एक हाजिरी जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन ये समझ रहा है कि अब इस वक्त पुलिस इन मुजाहिरीन के रहमो करम पे है कि वो अलाउ करेंगे तो ये आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल ये सूरत हाल है। बिल्कुल ये पहले मुजाहिरीन जो है। जी हारून, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और आगाह करते रहिएगा, अपना ध्यान भी रखिए। हमने आपको तफसीलात से आगाह किया, बाकी आप खुद देख भी रहे हैं, मामला आपको बताते रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रखें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जी। मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं वो कहने लगा था कि इतनी हिद्दत वाली खबरें हमने दी हैं, शिद्दत वाली, अब बारिश की खबरें देंगे, अच्छे मौसम की। महकमा मौसमियात ने जी आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। आज से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा, जबकि इस दौरान बेशतर इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है और तूफ़ानी बारिशें हैं। इसके अलावा ये बारिशें रहमत की तो होनी चाहिए, लेकिन जो गंदम के तैयार फसलें हैं उनके मुतासर होने का इस बारिशों की वजह से खदशा है। बलूचिस्तान की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों और ज़ालाबारी की पेशगोई है। बर्फबारी का भी इम्कान है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सरदार साहब, एक तो आपको वाज़ेह तौर पे ज़रा देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा लिट डाउन कीजिएगा अपने लैपटॉप की, फिर आपको बेहतर तौर पे हम देख पाएंगे और साथ सुन भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं, अगर ये जो अरमला ने बातें की हैं ये बड़ी अलार्मिंग है, ख़ासतौर पे हमारी गंदम की फसल को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी हम एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं फ्लड्स के बाद कॉटन में और दीगर हमारी फसलों में, चावल में भी कुछ हद तक। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या इम्कानात हैं सर?
जी बहुत शुक्रिया। जी यही है, बारिश का एक स्पेल बस आया ही चाहता है। कल से कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के और सिंध के कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगी और फिर ग्रेजुअली वही वेव फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान को ग्रिप करेगी। और उसमें अच्छी तेज़ बारिश मतवक्की है, ख़ासकर पंजाब के बेशतर इलाकों में। सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब जो है उसमें, केपी के बेशतर इलाकों में, ख़ासकर जनूबी जो अजला हैं केपी के, बन्नू, लकी, मरवर, DI खान, इन इलाकों में, और उसके साथ साथ फाटा के जो एक्स फाटा के इलाके होते थे वो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाके, सिंध के बेशतर अजला में भी बारिश मतवक्की है। सिंध में बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है किसी किसी जगह में, लेकिन कोई आइसोलेटेड जैसे जो बलूचिस्तान के साथ अजला लगते हैं, दादू और कंबर शदाद कोट और जामशुरू, इन इलाकों में कुछ किसी किसी जगह पे तेज़ स्पेल हो सकता है। अदरवाइज़ मॉडरेट बारिश है सिंध में। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने जिक्र किया गंदम की कटाई जा रही है बेशतर सिंध के बेशतर अजला में, तो यहाँ अगर बारिश ज़्यादा पड़ जाती है और थोड़ी भी पड़े तो भी ज़ाहिर कटी हुई फसल का नुकसान हो सकता है, तो ये खदशा है। और किसी किसी जगह पे हो सकता है आइसोलेटेड जगह में सिंध में ओले भी पड़ते हैं। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ज़रा लाहौर के हवाले से बताएं ना, हमारा शहर है, हम ज़रा उसके लिए तैयार हैं क्योंकि PSL का फाइनल है, हमें पता होना चाहिए कि हमें फाइनल के लिए जाना है कि नहीं शुरू हो रहे हैं। सो आप बताएं ज़रा क्या सूरत हाल है लाहौर में बारिश के हवाले से। बिल्कुल सही। ये मैं जैसे आपको बताया ना कि पूरे मुल्क की इस स्पेल की एक तरह से ना उसमें लपेट में आएगा। अब लाहौर में पर्टिकुलरली आप 16 और 17 यानी आज 15 है, तो अगले 2-3 दिन तो नहीं है, लेकिन 18 के बाद फिर है स्पेल, तो ऑन एंड ऑफ ये चलता रहेगा 20-21 तक, 21 मार्च तक एटलीस्ट, 21 नहीं तो 20 तक, 20 की आफ्टरनून या शाम तक ये सिलसिला चलेगा ऑन एंड ऑफ। तो किसी भी वक्त हो सकती है बारिश, और लाहौर में अच्छी बारिश मतवक्की है मेरे ख्याल में 18 और 19 2 दिन। पेरिस तो नहीं बनेगा लाहौर? नहीं इतनी ठीक है। सर साहब आखिर में हमें ज़रा हीट वेव के हवाले से बताइए जी, क्या अपडेट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन लकीली जो ये स्पेल आएगा ना, इसमें चूंकि अब खदशा यही था कि मार्च के बकिया दिन उसमें गर्मी बढ़ जाएगी एक तरह से, लेकिन लकीली ये जो बारिशों का स्पेल है ये उसको सबसाइड कर देगा, तो दिन के टेम्परेचर्स 5 से 6 डिग्री नीचे आ जाएंगे। रात में तो इतनी ठंड नहीं होगी, यानी क्लाउडी वेदर रहा करेगा बेशतर दिनों में, लेकिन दिन के टेम्परेचर्स नॉर्मल से नीचे रहेंगे 4 से 5 डिग्री, कहीं 6 डिग्री इस तरह से। तो गर्मी या हीट वेव का फिलहाल मार्च के दिनों में बल्कि अप्रैल के हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन किया। मौसम की सूरत हाल के हवाले से जी बात कर रहे थे, लाहौर में अच्छी बारिश अब तक की वाहिद अच्छी खबर जो वाकई, लेकिन उसमें भी कोई एक एस्पेक्ट है गंदम की फसल, अल्लाह करे फसल मुतासिर। हाँ, तो हम इस पे अपडेट देते रहेंगे आपको। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के हवाले से निमटने का, इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पिछले साल बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हुआ था और इस दिन को बुनियादी तौर पर मनाने का मकसद दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ फैलने वाली नफ़रत अंगेज़ी है और जो तशद्दुद आमेज़ रवैये हैं इनकी हौसला शिकनी करना है, इनको रोकने की कोशिश करना है और ये रियलाइज़ करवाने की दुनिया को कोशिश करना है कि इस्लाम अमन का मज़हब है, इसको किसी तरीके से भी इंतहा पसंदी से रिलेट नहीं किया जा सकता। क्राइस्ट चर्च के अंदर आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था जिसमें इस्लामोफोबिया के मौलिक नताइज का आकाश, अगर इस वाक़े को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 4 साल पहले आज ही का दिन था जब क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर एक मुसल्लह शख्स ने बाकायदा तौर पर हमला किया था। 51 अफराद की जान ली थी। इस वाक़े को शूट भी किया था वाया वीडियो कैमरा और 51 अफराद इसमें जामक हो गए थे, वहीं पे 40 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हो गए थे। तो इस वाक़े से भी ये दिन रिलेट करता है। ओवरऑल इस्लाम को लेकर जो दुनिया भर के अंदर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है, जो एक लॉबिंग की गई है इस्लाम के ख़िलाफ़, इसको इंतहा पसंदी से जोड़ने के लिए या शिद्दत पसंदी से जोड़ने के लिए, इन ख़यालात की नफ़ी करने के लिए और इस्लाम की ट्रू पिक्चर दुनिया के सामने रखने के लिए, जिस तरह का मज़हब इस्लाम है, जिस तरह की तालीमात इस्लाम की हैं, इस दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे में जो कुछ वाक़यात हुए
हैं, जैसे डेनमार्क के अंदर, नॉर्वे के अंदर, फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे ब्लास्फेमी के वाक़यात हुए हैं। और इसके साथ साथ किसी को भी इस्लाम के नाम पे शिद्दत पसंद करार दे देना, और दुनिया इसको बड़ा आसान समझती है, तो इन सारे रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए और ज़रूरी है। इस दिन की बहुत अच्छी काविशें थी, और इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए, मुस्लिम लीडरान को, जिन्होंने अपने अपने तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ा रोल प्ले किया इस्लामोफोबिया को लेकर। और इस दिन का मनाना और इसको इस हवाले से डेडिकेट करना इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया को इस बात की रिकग्निशन होनी चाहिए कि इस्लाम एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी या उसको बिल्कुल भी किसी तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। तो इस्लामोफोबिया का आज का दिन भी इसी अवेयरनेस की एक कड़ी है। और जिस तरह के वाक़यात इमरान ने खुद भी कहा कि रिपोर्ट हुए दुनिया भर में, बड़ा आसान है दीगर दुनिया के लिए किसी को भी इस्लाम के नाम पे या शिद्दत पसंदी के नाम पे डिक्लेयर कर देना, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा अहम नुक्ता है, और वो अहम नुक्ता है आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, कि जब भी कहीं कुरान करीम की बेहुरमती होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे किसी किस्म की तनकीद, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, तो इसको आज़ादी इज़हार राय का नाम देना कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। और आपने बिल्कुल बजा तौर पे इमरान खान का जिक्र किया, या इसमें तुर्की के जो सदर हैं उनका भी बड़ा किरदार है, कि इन लीडरान ने कम अज़ कम इंटरनेशनली मुख्तलिफ बड़े फोरम्स के ऊपर इस मामले को उठाया, और दे ट्राई टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज। और मुझे इमरान खान साहब की वो स्पीच याद है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर दुनिया की तवज्जो दिलाई थी कि इट हर्ट्स व्हेन यू टॉक अबाउट आवर होली प्रॉफिट लाइक दिस, और आपको इस चीज़ को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, बहुत सीरियस मसला है। और फिर उसको रियलाइज़ भी किया समाव दुनिया में। तो मेरे ख्याल में इट्स अ इम्पॉर्टेंट डे, और हम सब और मुसलमान, चूँकि सोशल मीडिया एक टूल है हमारे पास, हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस्लाम का जो सॉफ्ट और रियल इमेज है। एग्जैक्टली, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक रियल इमेज और एक बेहतर अंदाज में करें। किसी भी तौर पे आप ये मैसेज ना दे के इस्लाम किसी और तरह की पैगाम देता है, बल्कि बड़ा अमन पसंद हमारा मजहब है, रिलीजन है, इसको इनकरेज करना चाहिए। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तार साहब की किताब नेपाल नगरी। निकले तेरी तलाश में हम गुफ्तगू कर रहे हैं नेपाल नगरी पे। तार साहब का एक सफ़रनामा नेपाल के हवाले से, नेपाल के देश के हवाले से, उसके पहाड़ों के हवाले से, उसकी सकाफ़त के हवाले से, उसके लोगों के हवाले से, उसकी तारीख़ के हवाले से बहुत ही खूबसूरत सरज़मीन है, और बहुत ही खूबसूरत जो तज़किरा है वो नेपाल नगरी की सूरत में तार साहब ने जो सफ़रनामा लिखा वो हम तक पहुँचा। आप भी नेपाल नगरी जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो ज़रूर पढ़ें। नेपाल नगरी के हवाले से तार साहब के साथ हमने बहुत सारे उनसे सवालात किए इस सफ़रनामा के हवाले से, और वही सवालात का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। पिछले जो किस्त थी उसमें हमने K2 के हवाले से एक बात की थी कि पाकिस्तान की शनाख्त के हवाले से, पाकिस्तान की में जो शनाख्त का बहरान है, बेसिकली उस मौजू पे बात हुई थी। और फिर माउंट एवरेस्ट पे बात हुई थी कि एडमंड हेलरी ने पहले सर किया या एक शर्पा ने किया, जो कि एक मुतनाज़ा मौजू है। पहाड़ों की जो कोपैमाओं की दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है, और इसी कोपैमाई को और इसी नेपाल को और इसी नेपाल के जो पहाड़ हैं उन्हीं को उसी मौजू बनाते हुए, नेपाल नगरी को सामने रखते हुए तार साहब से सवालात जो है उनका सिलसिला जारी रखते हैं। तार साहब, अभी हाल ही में आपको बिल्कुल मालूम होगा कि निर्मा पुरजा जो हैं वो एक माउंटेनियर आते हैं। अच्छा, इसका अगर पस मंज़र भी हम अगर नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि जो मैसनर है उसने 14 चोटियाँ जो हैं वो 16 साल में सर की, दुनिया का सबसे अजीम कोपैमा, और लेकिन उन्होंने अल्पाइन स्टाइल में की, उन्होंने बग़ैर ऑक्सीजन की, और बिलाशुबा कहा जा सकता है कि दुनिया का अजीम तरीन कोपैमा है मैसनर जो है। अच्छा, अभी हाल में जो निर्मा पुरजा आए हैं नेपाल के, उन्होंने 6 महीने के अंदर ही सारी कर ली, और इसके अंदर भी उनके अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स हैं। यानी 3 चोटियाँ तो उन्होंने नेपाल के अंदर 48 घंटों में सर की, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के 5 8,000ers हैं उनको 23 दिनों में सर किया। तो बहुत कमाल रिकॉर्ड्स, लेकिन इस में भी कोई शक नहीं कि उन्होंने तमाम 8,000ers में जो डेथ जोन आता है वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन इस्तेमाल की। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि निर्मा पुरजा के हवाले से की जाती है इसमें, लेकिन उसके कारनामे पे कोई दो राय नहीं है। तो तार साहब, आप निर्मा पुरजा के हवाले से क्या, आप यकीनन आपने देखा होगा, वो एक नेटफ्लिक्स पे भी बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट्री है, और तो निर्मा पुरजा के बारे में ये जो नौजवान को पैमाया उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, बाकी सारा ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, जो इक्विपमेंट है वगैरह वगैरह, कि ये अब माउंटेनिंग नहीं रही। वो पूजा साहब जो भी हैं उन्होंने जो कुछ किया है, डेफिनेटली उनमें वो हिम्मत है, सारा कुछ है। मैंने उनके बारे में एक फ़िल्म भी देखी,
जिसमें उनका जो एटीट्यूड था ना बंदे का, वो माउंटेन्स के लिए कोई रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं था। ही जस्ट सेड कि अच्छा ये है तो मैं आई डू इट, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर यू नो कि भाई एवरेस्ट पे जाते हुए अब किस तरह वो सारे लोकल शर्पास बैठ के चावल वगैरह फेंक के दुआ करते हैं कि भाई हम वहाँ पे पहुँच जाए। तो एक वो इंसोलेंस जो है, वो इंसोलेंस आती है हमेशा एक मैकेनिकल आदमी में, जिसको टेक्निकली जो बहुत एडवांस हो, जिसको पता हो कि मैंने ये कैलकुलेट किया और मैंने कर लेना। देयर इज़ नो थ्रिल, देयर इज़ नो एडवेंचर, उसकी पर्सनल कोई ब्रेवरी नहीं है। वो एक जगह से नीचे उतरता था, आगे हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, कुछ 6 स्पॉन्सर्स हैं इंटरनेशनल, उन्होंने पहले तैयार किए हुए हैं, पोर्टर्स किए हुए हैं, सामान किया हुआ है, वहाँ से फ्लाई किया वहाँ। इट इज़ सो मैकेनिकल कि मेरे जैसा आदमी ठीक है, मतलब उसने कर लिए, मतलब आप जाके कल हेलीकॉप्टर के साथ उतर आए 5-6 माउंटेन्स पे, आप किसी और तरीके से चले जाएं, दैट्स नॉट क्लाइंबिंग। मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिशिएट तो हरमन बॉल है ना कि भाई अकेला वो जा रहा है और वो जो इक्विपमेंट गया वो हम वो बूट जो है वो देखें तो हमें हंसी आती है, या वो आपसे, और वो अकेला जा रहा है नांगा पर्वत की तरफ। दैट इज़ बेसिकली द मैन अगेंस्ट द माउंटेन, मैन अगेंस्ट द नेचर, और मैन जो है रिस्पेक्टिंग दैट नेचर, दैट हाइट, और उसमें ह्यूमिलिटी होती है। माउंटेनियर्स जो होते हैं जितने भी होते हैं उनमें ह्यूमिलिटी बहुत होती है, जो भी हमारा कर, क्योंकि दे रियलाइज़ कि हमारी वर्थ नहीं है, ये जो कुछ इर्द गिर्द इसने हमेशा रहना है। केटू सामने खड़ा है, दर्जनों आए और चले गए, केटू स्टिल देयर। तो जब तक वो ह्यूमिलिटी ना हो, जब तक वो सरनगू ना हो कुदरत के मोजज़ों के आगे, मैं उसको फिर वो एक मैकेनिकल कॉम्प्लीमेंट ये समझता हूँ। डॉक्टर साहब, जो नेपाल का सफ़रनामा है, तो जब आप नेपाल की तरफ कसद किया सफ़र का, तो आपके पहले से ज़हन में था कि नेपाल के हवाले से मैंने सफ़रनामा लिखना है, या नेपाल ने आपको इतना मुतासिर किया उसके कल्चर, उसकी लैंडस्केप ने, कि फिर यानी उसने नेपाल ने मजबूर किया कि आप सफ़रनामा लिखें नेपाल पर? तो ये जो नेपाल के हवाले से जो सफ़रनामा है, तो ये कब बेसिकली आपके ज़हन में आया कि इस पर एक सफ़रनामा लिखना चाहिए? बुनियादी तौर पर तो ये है कि भाई जो भी चीज़ें एक्साइट करती हैं मुझे, उसको मतलब है कि मैं बयान करना चाहता हूँ। दास्तान गो हूँ ना, छोटी सी बात भी हो तो उसका दिल तो चाहता है ना कि वो दास्तान बयान करे। लेकिन नेपाल का जो मैंने अर्ज़ किया कि कल्चर जो था, उसका आर्किटेक्चर जो था, वो उनके लोगों का धीमापन जो था, और जिस तरह वो ज़िंदगी शांत गुजार रहे थे, दे लुक्ड सेटिस्फाइड, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल जी। और बहुत ज़्यादा मैंने अर्ज़ किया कि भाई वो पूरा साइज ज़िंदगी नहीं है, बुनियादी तो टूरिज़म पे ही है उनका। और जब भी ये हुआ है कोविड वगैरह का, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हें पड़ा, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट टोटल इकॉनमी जो थी वो एवरेस्ट पे बेस करती थी। और उसके बाद मैं आइंदा तज़किरा करूँगा भक्तापुर का, जो पुराना शहर है, इट इज़ अमेजिंग सिटी, या चंद एक मंदिरों का। तो ये तो देखें ना, हम तो कोई एक मंज़र देख लें, वो हमारे दिल पे असर कर जाए तो हम पूरी किताब लिख देते हैं। ये तो फिर पूरी एक सिविलाइजेशन थी, और वो भी पहाड़ों की, और वो भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो 2 मुल्कों की मिसाल लेते हैं, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है। नेपाल के अंदर हम देखते हैं कि जब भी वो वेदर के वाले से विंडो ओपन होती है तो वहाँ पे एक लाइन लग जाती है माउंट एवरेस्ट को जो सर करने वाले माउंटेनियर्स हैं, और जो बेस कैंप्स पे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है खैमे लगे हुए हैं। नेपाल ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस अंदाज से डिज़ाइन भी किया और डेवलप भी किया है कि बहुत सारे सयाह जो हैं इंटरनेशनल वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। अब ये नहीं अगर हम कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें। तो दूसरी तरफ जो है एक डिबेट ये भी है कि माउंट एवरेस्ट को जिस तरह उन्होंने कमर्शियल बनाया है उसकी बनिस्बत होना इस तरह चाहिए जिस तरह के पाकिस्तान में पहाड़ हैं, कि उनको ओरिजिनल रहना चाहिए। अच्छा, ओरिजिनलिटी में प्रॉब्लम ये है कि फिर सियाहत के फ़रोग में कुछ रुकावटें आती हैं। दूसरी तरफ जो है वहाँ पे नेचर जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, इन दोनों मॉडल्स को अगर हम सामने रखें तो आप किस के हक़ में हैं? यानी आप क्या समझते हैं कि फिर उसको ओरिजिनल रहना चाहिए, या सयाहों की और को पैमाओं की सहूलत के लिए उसमें एक इंसानी दखल अंदाजी जो है वो ज़रूरी है?
एक्चुअली पाकिस्तान में तो हमारी नालायकी की वजह से फ़रोग नहीं होता ना। ठीक है। आपको पता है कि इस साल कोई भी एक्सपीडिशन नहीं आई। ये मतलब अखबारी इतला है, कोई चोरी छुपे पहुंच गया हो तो और बात है, क्यों नहीं आई, आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। अब उन्होंने वो जो सिलसिला कमर्शियल क्लाइंबिंग का शुरू किया हुआ है, तो हम जैसे तो वैसे आइडियलिस्ट होते हैं ना, उस तरह दुनिया उस तरह तो नहीं होगी जिस तरह हम सोचते हैं कि ऐसी हो। हम तो यही सोचते हैं ना कि आज से तकरीबन 40 साल पहले जब मैं हुंजा गया था और लोगों के दर खुले थे और लोग फराख दिल थे, अब भी हैं, और कोई जगह उजाड़ पड़ी थी, होटल नहीं थे, और वो जो एक बेदरेग खूबसूरती थी जिसके अंदर आप एग्जिस्ट करते थे, और धुआं नहीं था लैंड रोवर्स का, और लोग नहीं थे, या इसी तरह फेरी मेडोज़ पे, तो वो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज तो किया जा सकता है ना, यानी आप जिस तरह भूटान ने किया जी। अब भूटान ने मतलब है कि आई डोंट थिंक कोई इतनी फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल प्लेस है हमारे नॉर्थ के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने ये किया कि जनाब आप पहले तो वीज़ा इतने का आएगा, उसके बाद रोज़ाना आपको पता नहीं $200 या $300 देने पड़ेंगे गाइड के। चुनांचे उसका इतना एक्सपेंसिव उन्होंने कर दिया है कि मौजूद चंद लोग आते हैं, और उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, वो उनका कल्चर हम पे अफेक्ट नहीं होगा, हमारे कल्चर को नहीं, और पैसे हमें उतने ही मिल जाएंगे, बजाय इसके कि मतलब है कि आप 1 लाख टूरिस्ट जो आए और वो गंद मचा के चले जाएं। बेहतर नहीं कि 1000 आएँ और उतनी ही उनसे चार्ज करें। ये फीसें अगर बढ़ा देते हैं, या यहाँ पे तो खैर नहीं, लेकिन एवरेस्ट का चाहिए कि भाई ये जो है ना, मुझे वो बेहुरमती लगती है ना, पहाड़ों की लाइन लगी है 150 बंदा। बिल्कुल। नाजरीन, बात यह है कि नेपाल नगरी के हवाले से हमारी तार साहब के साथ एक तफसीली गुफ्तगू हो रही है, और उसमें बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो हमने उनसे डिस्कस किए थे। गाइड्स के हवाले से हमने बात की थी गुज़श्ता एक साथ में, कि जो इंटरनेशनल जो गाइड्स होते हैं, तो ये इनकी जो कौमियत है ये मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनकी खसलत जो है वो बैनुल-अक़वामी होती है। इस पर तार साहब ने बड़े डिटेल से बात की थी। मुमताज़ मुफ्ती साहब के हवाले से एक वाक़या उन्होंने क्योंकि उसमें दर्ज किया है, तो वो पूरी एक किस्त जो है हमने मुमताज़ मुफ्ती साहब पे बात करते रहे। इसी तरह जो K2 के हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई। पाकिस्तान की में जो शनाख्त का बहरान है, एक पाकिस्तानी के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी को जो शनाख्त का बहरान दरपेश है, उस पर बहुत ही तफसीली और बड़ी कमाल गुफ्तगू हुई थी तार साहब के साथ गुज़श्ता एक साथ में ही। और एवरेस्ट के हवाले से हमने ये भी डिस्कस किया था कि एडमंड हैलरी ने पहले सर किया था, जब वो शर्पा जो थे वो दुनिया का वो पहला इंसान था जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की समिट पे पहुंचा था 1952 में। इस हवाले से भी बात हुई। निर्मा पुरजा के हवाले से तार साहब जो है वो एक राय रखते हैं, जो कि दुनिया का एक ऐसा माउंटेनियर है जिसने 6 महीनों के अंदर दुनिया की बुलंद तरीन यानी 14 की 14 चोटियाँ सर की। तो नेपाल जो है उसके हवाले से हमें गाइडेंस मिलती है, एक रहनुमाई मिलती है कि नेपाल जो है उसने सियाहत के शोबे में कैसे तरक्की की, और हम जो है वो पीछे क्यों रह गए। और जबकि पाकिस्तान जो है वो कुदरती फयाजियाँ जो हैं उसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत जो है वो बहुत फयाज वाक़ हुई है। किसी जगह पे कुदरत ने बुखल नहीं किया, बुखल किया है तो हमने खुद किया है। बहुत सारी गफलतें हैं, बहुत सारी गफलतों की तवील दास्तानें हैं। तार साहब से रहनुमाई लेते रहेंगे और नेपाल नगरी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और बात कर लेते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स में ओबियसली PSL की बात कर लेते हैं। वैसे कल की तो बड़ी खबर, नई टीम की सिलेक्शन थी जिस पे हमने बात भी की थी। इस पे मिक्स किस्म के रिव्यूज़ मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन फिर वक्त हमने प्ले ऑफ्स की बात करनी है। टॉप टीम्स का मुकाबला है और टॉप टीम्स में से जो भी टीम जीतेगी, आपको थोड़ा सा मगर ये साइकिल पहले भी हमने बताया था, वो ये कि 2 टॉप टीम्स आपस में खेलेंगी। जो टीम हारेगी उसके पास एक चांस और रहेगा, और वो टॉप टीम्स लाहौर और मुल्तान सुल्तान्स हैं। इसके अलावा जो पहला एलिमिनेटर होगा इसके अंदर इस्लामाबाद और ज़ल्मी टकराएंगे, और जो इसमें से हारेगा वो बाहर हो जाएगा। जो जीतेगा वो खेलेगा पहले मैच की
लूजर टीम के साथ उसके पास एक चांस मौजूद रहेगा और उसके बाद जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, यानी कि आज के मैच के विनर के साथ। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग लगाया है भाई, ये बहुत हाँ, बहुत टेक्निकल है वैसे, लाइक दिस इक्वेशन। और चूंकि मैं दो टीम्स को फॉलो करूंगा इसमें और खास तौर पे आई वांट नाज़रीन आप सब छोड़ें, आप एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए, कलंदर्स धमाल, सुल्तान जाहो जलाल दिखाने के लिए बेताब। ये तो बड़ी मुगलिया किस्म की है। आज लाहौर के अंदर जी कलंदर्स और सुल्तान का आज मैच होगा। धमाल तो वैसे ही चल रही है लाहौर में। हाँ, धमालें वैसे ही पड़ रही हैं। हाँ। और इस धमाल पे हम जरा तज्जिया ले लेते हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं खुद इमरान की बहुत इम्प्रेस हुआ जिस तरह से इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है ना। दैट इज माय लव फॉर क्रिकेट सलीम भाई। चलो हेडलाइन अच्छा है, आपको पसंद आई, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं कभी यार तो आज तुमने कुछ जंगजुआना हेडलाइन दे दी, तो मैंने कहा थोड़ा नहीं, हमें हमेशा पसंद आती है जी भी, हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं ये तो बहुत। और दूसरा सलीम भाई एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो पहली आपने जो बात की ना कि हम पहले अक्सर प्ले ऑफ तक पहुंचने तक ना हम देखने वाले भी थक जाते थे मैचेस, यानी कि ऐसे लगता था कि क्रिकेट रिपीट हो रही है, बहुत ज्यादा मैचेस हो गए। इस दफा हर मैच ऐसा लगा है कि ये पहला मैच है, इतनी अच्छी क्रिकेट हुई है, तो शायद इसलिए भी हमारा इंटरेस्ट बरकरार है। खास तौर पे पिंडी में आपने चौके छक्के देखे होंगे वहां पर, और इतने ज्यादा स्कोरिंग हाई स्कोरिंग मैचेस देखे होंगे, तब और इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। सर क्या देख क्या रहे हैं आप, पहले मैच को आप कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, तगड़ा मैच होने वाला है और रिजवान साहब मुकाबला शाहीन साहब, दोनों हमारे टैलेंटेड प्लेयर और दोनों बहुत ही अच्छी टीम्स हैं, दोनों ने प्रूव किया अच्छी क्रिकेट खेल के। तो आप जो कैसे देख रहे हैं दो बड़ी टीमों का मैच? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है। पहले ये टीम आखिरी नंबर पर रहती थी, अब ये टीम शुरू के नंबर पर आती है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें तो बीच में ऐसे 2-3 मैचेस हुए हैं जिसमें बिल्कुल ही इनकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई थी। तो होपफुली जो उनका बैड डे है वो गुजर चुका हो, क्योंकि टीम इनकी बहुत स्ट्रांग है। शाहीन आफरीदी एक यंगस्टर है और मतलब लाहौर में बिल्कुल वो शुरू से उन्होंने अपनी क्रिकेट जो आए थे तो उधर से ही आए थे, लेकिन अभी भी मतलब एक नौजवान कप्तान है, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से क़यादत की है। लास्ट ईयर टाइटल भी उनकी कप्तानी में जीता था और टीम को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि परफॉर्मर है तो उसका फायदा भी होता है, साथ में उनके अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग भी जबरदस्त है और इनकी बैटिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां भी ऐसा ही है, वहां रिजवान है, रिजवान भी टॉप परफॉर्मर है, वो भी अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं और उनके पास भी अच्छी टीम मौजूद है। तो एक टक्कर का मुकाबला है। एक कप्तान थोड़े फास्ट बॉलर है, थोड़े एग्रेसिव लगते हैं, एक है रिजवान, वो थोड़े काम रहते हैं और बड़े सुकून से काम कर दिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला लग रहा है मुझे। लेकिन पिंडी वाली आप 250 रन बन गए और फिर वो दूसरी टीम वो वाला सीन तो नहीं होगा। अच्छा ये बताएं कि आज आपने भी 2-3 मैचेस में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की कि कुछ फ्लॉज डेफिनेटली जहां ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी है वहाँ कुछ कमज़ोरियां भी हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी स्ट्रैटेजी और आज के मैच को, क्योंकि कज़ाफ़ी की विकेट बहुत डिफरेंट है एज यू सेड के पिंडी से, सो क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है टीम्स को अपनानी पड़ेगी तभी जाकर ये जो इतनी अब क्रूशल मरहले में PSL 8 दाखिल हो गया है इसमें अपनी जगह बनाएंगे फाइनल में? देखिए पिंडी में खेल कर प्लेयर्स की भी आदत खराब हो गई है और बाकी शायकीन की भी। तो हो सकता है सब ये सोचे कि हम बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन 250 तक तो जैसे मैंने कहा नहीं बनते। जो भी पहले खेले एटलीस्ट 180-190 तो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर लाहौर को ऐसा मौका मिला डिफेंड करने के लिए, इतने रन मिले, तो उनकी बॉलिंग काफी तगड़ी है, वो बचा सकते हैं। एक मुझे यही लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछें ऑन पेपर मुझे लाहौर की टीम ही ज्यादा मजबूत लग रही है। लेकिन इस मैच में एक फायदा है कि अगर आप पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 2 में आप एंड करते हैं, तो फिर आपके पास एक और चांस भी होता है। तो इस चीज से थोड़ा सा इत्मीनान तो होगा प्लेयर्स को, चलो यार आज अगर निकल गए तो एक और चांस होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जैकपॉट भी है, आप जीते और डायरेक्ट पहुंच जाए फाइनल में, तो देखते हैं क्या होता है। ये जो हम कज़ाफ़ी को वैसे तो हम होम ग्राउंड कहना ही चाहिए वैसे लाहौर का, वैसे मुल्तानी भी यहाँ पे कम नहीं है, सराइकी भी बहुत बड़ी तादाद में और दोनों को ही होम ग्राउंड बन जाता है। लेकिन बहरहाल एक एज तो लाहौर कलंदर्स को है, आपके ख्याल में होगा? डेफिनेटली 100%, क्योंकि लाहौर कलंदर्स वाहिद टीम है जिसके साथ जो लोकल क्राउड है, जो
बहुत ज्यादा वाबस्ता है। हम दूसरे शहरों में भी देखते हैं, लेकिन कराची सर ये में तो हमें सलीम भाई फिर हम कहते हैं ना, आप पेशावर में मैच करा के देखें, फिर आपको पता लगे कि बेसिक क्राउड सपोर्ट बहुत सेंसिटिव चल रहा क्या है होती है। पेशावर ज़ल्मी को लेके आपने कैसी बात कर दी है? ऊपर से जी एग्री करता हूँ, इमरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। जब पेशावर में मैच हुआ तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के साथ भी, लाहौर कलंदर के साथ बहुत सारे लोग हैं, जब उनके गैर अहम मैच भी जो या शुरू के मैचेस हुए वहाँ हम अक्सर तो कराची वाले भी लाहौर के साथ है। सलीम साहब ऐसा ही है ना? ये आप सलीम साहब को तंग करी हैं, बस पता चल गया है तंग करी हैं आपको, जस्ट पुलिंग योर लेग। अच्छा मुझे सलीम भाई आपसे चूंकि जी अच्छा आप किससे चूंकि बात नहीं हुई थी तो मैंने कहा चलें जरा इस मौजू को भी छेड़ ही लेते हैं। टीम सिलेक्शन जो नई हुई है इस पे क्या टेक है जी आपका सलीम साहब? मैं ये कहता हूँ कि टीम सिलेक्शन में कुछ यंगस्टर रखते और सीनियर्स भी आपको रखना चाहिए था। आपने एक साथ सबको बाहर कर दिया और ये मैसेज देने के लिए कि जी प्लेयर्स पावर हम खत्म कर रहे हैं। और जैसे पहले भी हमारी बात हुई थी, मैं यही कह रहा था कि प्लेयर्स पावर उस वक्त आप खत्म करते हैं जब टीम हार रही हो और एक दूसरे को बल्ले मार रहे हो, गाड़ी एक दूसरे से लड़ रहे हो। जब टीम जीत रही हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया हो, सिर्फ इसलिए इनको चेंज करना कि यार बस ये लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, इनको जरा थोड़ा कम करो, थोड़ा इनको एक झटका दो, तो वो थोड़ा सा गलत है। और आप देखें कि सेठी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी ये बात कि टीम हारेगी तो चीफ सेलेक्टर जवाब देगा। साथ में उन्होंने एक दो और ऐसे इंडिकेशन भी दे दिए। फिर कोच भी उन्होंने बनाया अब्दुल रहमान को। डोमेस्टिक क्रिकेट में नो डाउट उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है एज अ कोच, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आप उनको फिर 2 साल के लिए हेड कोच बना दें, वो अच्छे हैं, आप बना दें। इधर आपने इनको बनाया है एक सीरीज के लिए, और जहां मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है। पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद वो बन जाए, नहीं बने। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक कुर्बानी का बकरा ला के रख दिया। मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब जो है ना सलीम भाई, ये बहुत से लोगों की यादों में रहना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो जैसे इन्होंने शाहिद आफरीदी को बना दिया था चीफ सेलेक्टर, उनकी यादों में रहेंगे पहली दफ़ा। इसी तरह कई खिलाड़ियों का डेब्यू करवा रहे हैं, उनकी यादों में रहेंगे, तो यादों में जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे लगता है। शाहिद आफरीदी तो खैर उन्होंने अच्छा एज चीफ सेलेक्टर अच्छा काम किया था, तो खैर होपफुली टीम ये अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अच्छा आपने मैसेज नहीं दिया, आपने अपने टॉप परफॉर्मर्स को नाराज कर दिया है। रिजवान को, बाबर को, शाहीन को, ये नाराज है। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ नाराज कर दिया, जब ये कह रहे बिल्कुल इनको बिल्कुल नाराज कर दिया। इनको जो अरेस्ट कराया गया है, जैसे कहते हैं ना जबरी रुखसत से दिया गया। नहीं सलीम भाई, क्या ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आपका ख्याल है? खबर है 100% आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। खबर भी मैं दे चुका हूँ, एक्सप्रेस में आ चुकी। मैंने अपने वेब शो पे भी ये बात बताई थी कि उनको एक तो टीम के ऐलान से एक दिन पहले इनको मैसेज कन्वे किया गया, जब सारी दुनिया को पता चल गया था कि ये प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अच्छा बताया गया, पूछा नहीं गया, कहा गया कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, जिसमें ये तीनों जो थे ये खुश नहीं थे। रिजवान ने, बाबर ने मैसेज कन्वे किया कि हम अवेलेबल हैं, हम खेलना चाहते हैं, बाकी डिसीजन आपका है। तो डिसीजन जो था वो हो गया और उनको फिर रेस्ट करा दिया गया और एक अच्छा खासा बनाया। अच्छा आखिर में ये भी बता दें सलीम भाई, ये मिसाल कैसी है? आई मीन लेट्स सपोज हमारी दुआ है, हमारी नेशनल टीम में फ्लैग कैरियर है, अच्छा परफॉर्म कर जाती है, यंगस्टर्स अच्छा खेल आते हैं, जीत आते हैं, तो फिर हम हमारे पास क्या जवाब होगा कि हम इन प्लेयर्स को बाहर करेंगे और दोबारा सीनियर्स को लाएंगे? इमरान, खाली आपको अफगानिस्तान से मैच थोड़ी खेलना है, आगे आपको बहुत मैचेस खेलने हैं। आपको जाके ऑस्ट्रेलिया से भी मैच होगा, आपका वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेलना है, 25 टीमों से खेलना है। तब ये बेचारे यंगस्टर्स प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हम और आप ठीक है, हमने अपडेट पे जाना है सलीम भाई। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक मच, आप हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब सीनियर तजियाकार स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से इनफैक्ट बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब आपको सेगमेंट दिखाते हैं मेरा पाकिस्तान। बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ज़लज़लों से कैसे बचाया जा सकता है, उफैरा फैज़ बता रही है। देखते हैं मेरा पाकिस्तान। मेट्रोनोम्स है ना यहाँ पे, ये जो पड़े हैं, ये भी आपस में बात करते हैं। नाज़रीन, क्या
लोग जानते हैं कि तवानाई यानी कि एनर्जी जो है वो आपस में बातें करती है। क्या आपने कभी एनर्जी से बातें की हैं? मैंने भी नहीं की, लेकिन आज मैं आई हूँ इतरत के पास और इतरत से मैं जानूंगी कि भाई आखिर एनर्जी जो है वो आपस में बातें कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम इतरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एनर्जी आपस में बातें करती है? जी बिल्कुल, एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करती है, मूव करती है और डेफिनेटली बात भी करती है। बात भी करती है। और क्या हम एनर्जी से बात कर सकते हैं? एक्चुअली हम एनर्जी से बात भी करते हैं और हम एनर्जी के थ्रू ही बात करते हैं। हाँ। So, हम बात भी एनर्जी के थ्रू करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल कर दूं, अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम जोर से बोलेंगे, ये वो एनर्जी है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। सो जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें जो एनर्जी मिलती है वो हम फूड से हासिल करते हैं, ठीक है, डाइट और फूड, और फिर वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है जब हम बोलते हैं। सो जब हम बोल रहे हैं सो इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी। इसी तरह जब हम चल रहे हैं सो इट इज़ टर्निंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। द थिंग इज एवरीथिंग इज एक्चुअली वर्किंग ऑन एनर्जी। अब ये जो यहाँ पे हमारे पीछे मॉडल है, इसमें एक मूवमेंट हो रही है, इस मॉडल के बारे में बताएं, ये क्या है बेसिकली? अच्छा, ये बेसिकली इस डिवाइस को कहते हैं मेट्रोनोम। ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल पेंडुलम है बेसिकली, लेकिन आपको पता है ये जो पेंडुलम है ये जब मूव करता है तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा। हाँ, स्टैटिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी और ये डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है कि इसके पीछे ये बैटरी अटैच कर दी है ताकि और मोटर लगा दी है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। ओके। तो हम इसे फोर्स पेंडुलम भी कह सकते थे, लेकिन दीज आर कॉल्ड मेट्रोनोम्स। दे हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या कि अगर हम मेट्रोनोम को एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट कर दें और वो सेम फ्रीक्वेंसी रख दें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इन्हें एक सरफेस प्रोवाइड कर दें, ठीक है, और वो सरफेस लेविटेटिंग हो, मतलब वो फ्लोट कर रही हो, स्टिफ ना हो, तो क्या होगा कि ये ऑल्दो कि इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अभी इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन सेम कर लेंगे। हाँ, एंड दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा इतरत, मुझे ये बताओ कि इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या है, मतलब क्या फ़ायदा होगा इससे? सो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मेट्रोनोम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होती है। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि चीज़ों का आपस में मैच कर जाना और वो इकट्ठे मिलके कुछ करें एक्टिविटी, लाइक इस तरह से। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे आपने गिटार्स देखे होंगे या पियानो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनमें मेट्रोनोम्स यूज़ होते हैं। अब वो क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस द सेम बीट। लाइक आपने बीट सुनी होगी तो वो छोटे छोटे मेट्रोनोम्स होते हैं, और जब वो मिल के एक ही फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्ड अप करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका क्या यूज़ है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, जिस तरह दुबई की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो उसके नीचे भी मेट्रोनोम्स लगे होते हैं। उन्होंने वो इसलिए लगाए होते हैं ताकि वो अर्थक्वेक से उस बिल्डिंग को प्रिवेंट कर सकें। अच्छा ये मुझे बताओ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिल्डिंग के नीचे अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये अर्थक्वेक से बिल्डिंग को कैसे बचाएगा? अच्छा, इस तरह से होता है क्योंकि बहुत असल में ये मेट्रोनोम्स खुद को सिंक कर लेते हैं। ठीक है, हमने भी देखा। तो बिल्डिंग्स के नीचे ये एक बॉल बेयरिंग की तरह नीचे लगे होते हैं। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग जो है वो सीधी रहती है, लेकिन वो जो मेट्रोनोम्स होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अर्थक्वेक के मूवमेंट के साथ। ठीक है, वाइल बिल्डिंग जो वो ऊपर जो उसके ऊपर खड़ी होती है वो अफेक्ट नहीं होती। ओके। तो इस तरह से अर्थक्वेक चला जाता है, आफ्टर शॉक्स गुजर जाते हैं, बट बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पे सेफ रहती है। एप्लीकेशन पाकिस्तान में हो चुकी है कहीं ना कहीं? Obviously, anyone who plays guitar knows metronomes. In fact, musicians को पता होता है what metronomes are. वो उसको ट्यून करके फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थक्वेक से बचाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या इसका कहीं पे इंस्टॉल किया गया इसको? I am not sure about that. ठीक है। मे बी शायद वो करते भी हैं, क्योंकि जिस तरह दुबई में बहुत हाई स्काई स्क्रैपर्स हैं, पता नहीं यहाँ पर यूज़ करते हैं या नहीं करते, बट I don't think, maybe, I'm not sure about this. I don't want to give a statement about it. Thank you so much for your time. Thank you so much. नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको आज के इस सेगमेंट में मज़ा आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं जी। जाते जाते हमने सोचा कि ज़मान पाक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपसे शेयर कर ली जाए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। हारून, हमें कुछ अपडेट्स आ रही थी कि वहाँ पर फिर पुलिस और कारकुनान के दरमियान कोई तसादुम या शेलिंग के वाक़यात को दोबारा से वाक़या स्टार्ट हुआ है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास, आप जो हमें बता सकें? जी अब से कुछ 10 मिनट कबल जो है लाहौर पुलिस और इसके साथ रेंजर की एक बहुत बड़ी तादाद में जो है इमरान खान के घर को जाने रास्ता जो ज़मान पर उसके पेशकदमी की थी और यहाँ पर जो मौजूद कारकुन थे उनको पीछे धकेल दिया था। पुलिस की बख्तेबंद गाड़ियाँ और वाटर कैनन जो है सबसे पहले कारकुनान के ऊपर जो है वो पानी फेंका गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कारकुनान की जाने से पथराव किया गया, कारकुन पीछे की जाने चले गए थे। अब सिचुएशन ये है कि चूंकि चैलेंज जो है बेइंतहा की जा रही है, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो इस तमाम ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं, कभी वही कमांड कर रहे हैं। रेंजर्स के जवान जो बाहर की जाने मौजूद है, जबकि पुलिस के जवान आगे इमरान खान का जो घर का मरकजी दरवाजा है उसकी जाने पे गए, लेकिन वहाँ पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जो शेयरिंग यहाँ से की जाती है वो वहाँ से उन्हीं शहर को उठाकर जो है वापस फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पुलिस अहलकार है उनकी जो तबीयत जो है हमें खराब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कारकुनान ने खुद को जो अंदर की जानिब ले रही है और जो की दूसरी साइड है वो कारकुनान कुछ वहाँ पे भी चलेगा और वहाँ से जो है अब पथराव भी किया जा रहा है उनकी तरफ से। सिचुएशन अब यह है कि बख्तरबंद गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल रही। कारकुनान की जान शदीद पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस जो है शदीद चैलेंज की शिकत कर रही है। जी ठीक है हारून, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़मान पार की क्या है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हारून के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में रेंजर्स पहुंची है एक बार फिर पुलिस के साथ, जिसके पास वाटर कैनन है और बख्तरबंद गाड़ी है और इस वक्त पेशकदमी जारी है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल लाहौर से। और इमरान खान साहब को वीडियो मैसेज भी अभी रिकॉर्ड करा रहे हैं, उसके हवाले से भी आपको बुलेटिन पे आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।